प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली का आगाज़ उत्तराखंड में किया है। वो कल रुद्रपुर में थे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान और आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के इस मंच के साथ। कुछ देरी से सही, लेकिन हम प्रधानमंत्री के भाषण जो उन्होंने दिया है रुद्रपुर में, उसका एक विश्लेषण लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। देरी इसलिए क्योंकि आप देख रहे होंगे हमारे पीछे इस समय हम पहाड़ों के दौरे पर हैं और अलग अलग लोकसभा सीटों के विश्लेषण पर जनता की राय जानने के लिए हम पहाड़ों में इस समय हैं। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली हुई है रुद्रप्रयाग में, उसको लेकर अपनी शुरुआत में जिसे अपने चिर परिचित अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही, कुमाऊनी भाषा में संबोधित किया। सभी जितने भी वहाँ पर लोग आए थे, जो वोटर्स आए हुए थे, उनको उन्होंने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने नाम लिया माँ नंदा देवी का, भगवती का, गोलजू देवता का, राजराजेश्वरी का, देवी राजराजेश्वरी का। तो उसकी जय करते हुए उन्होंने अपने अपने अपना जो संबोधन है उसकी शुरुआत वो करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ इसमें ये बता दूं कि उनका जो ये भाषण हुआ है कल का, मुझे ऐसा लगता है कि इसने विपक्ष को और कई बुद्धिजीवियों को चौंकाया ज़रूर होगा। वो क्यों, वो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले जो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कुमाऊनी भाषा में जिस तरीके से उन्होंने संबोधित किया, ये स्वाभाविक था, ऐसा माना भी जा रहा था। चाहे अगर वो गढ़वाल में आएंगे तो गढ़वाल में वो गढ़वाली भाषा में संबोधित करते हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा है, 2019 के चुनाव में हमने उनकी श्रीनगर की रैली में देखा है, तो वो उन्होंने संबोधित किया। अपने भाषण के पहले हिस्से में जो जब उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने जो बात कही है वो अपनी मोदी की गारंटी को लेकर बात की है। तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसने हो सकता है कि मेरा निजी मत है ये, कि ये हो सकता है कि इसने कई विपक्षी पार्टियों को या कांग्रेस के लोगों को चौंकाया होगा, या जो उत्तराखंड का जो बुद्धिजीवी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था जिस जगह वो खड़े थे वहाँ वो अपनी जो आइडियोलॉजी है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उससे जुड़ी हुई बात से शुरुआत वो करेंगे। चाहे वो हिंदू मुस्लिम वाला मसला हो, धार्मिक मसला हो, सांप्रदायिक मसला हो, उससे वो इस अपने भाषण की शुरुआत करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, जो कि चौंकाते रहते हैं, इस बार एक पॉजिटिव वे में चौंकाया है विपक्ष को। उन्होंने शुरुआत की मोदी की गारंटी से, और जो बात उन्होंने कही है कि जो बात मोदी कहते हैं वो काम वो करके दिखाते हैं। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एम्स का एक सैटेलाइट सेंटर रुद्रपुर में खोलने की वो बात उन्होंने की थी। अपना वादा पूरा उन्होंने किया है, वो ये कहते हैं। और ये भी बताते हैं कि वो आने वाले समय में ये गारंटी देते हैं उत्तराखंड को कि अगला दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा, उत्तराखंड विकास करेगा। और ये बात उन्होंने पहले भी केदारनाथ में एक बार कही थी कि अगला जो दशक है, ये जो दशक है अब उत्तराखंड का दशक होने वाला है। ये उन्होंने बात की। और जैसा कि वो राष्ट्रीय स्तर पर भी करते आए हैं, जो तुलना करते हैं वो 70 साल 65 साल, तो ये तुलना उन्होंने की कि उत्तराखंड में इन 10 सालों में, उनके कार्यकाल के जो 10 साल हैं केंद्र में, उस कार्यकाल में जितना विकास हुआ है 65 सालों में भी इतना विकास नहीं हुआ है। तो ये बात उन्होंने जनता के सामने रखी है। और यही विकास की बात को आगे बढ़ाते हुए, जिसके लिए हमेशा ये कहा जाता है, विपक्षी दल जो हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री चुनावों में जो अपनी उपलब्धियां हैं विकास से जुड़ी हुई, उन पर कभी कोई चर्चा नहीं करते या उस पर कभी वोट नहीं मांगते। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये गिनाया कि उनकी केंद्र की योजनाओं की वजह से राज्य में कितने लोगों को शौचालय मिले, पक्के घर मिले, कितने लोगों के घर पानी का कनेक्शन पहुंचा, हर घर जल हर घर नल योजना के बारे में उन्होंने बताया। इसके अलावा स्वामित्व कार्ड जो है वो मिला है, अपनी प्रॉपर्टी का जो एक सर्टिफिकेट होता है वो कितने लोगों को मिला है, उसकी संख्या उन्होंने बताई। और कहा कि जो भाजपा सरकार है उसने ये काम किए हैं। तो अपने जो काम है, अपनी केंद्रीय योजनाएं जो है, उसको जो है उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। और एक जो महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने करी कि जो गारंटी देते हुए उन्होंने कहा कि इस बार जो 24 घंटे बिजली आपको मिलेगी, ज़ीरो बिल आएगा, और उससे कमाई भी आपकी होने वाली है। एक ये योजना है, सोलर पैनल्स आप अपनी छत पे लगाइए और उससे बिजली आएगी, तो आपका बिजली का बिल भी नहीं आएगा, उस पे सब्सिडी भी मिलती है। और वो जो है उससे कमाई भी होगी। सरकार जो है, जो एक्स्ट्रा बिजली होगी
जो बिजली बच जाएगी आपके यूज़ करने के बाद। एक मध्यम वर्गीय परिवार का उन्होंने उदाहरण दिया, जो कि जिसमें पंखा होता है, एसी होता है, फ्रिज होता है, तमाम जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको यूज़ करने के बाद बल्ब, लाइट, ट्यूबलाइट, ये सब यूज़ करने के बाद जो बिजली बचेगी वो सरकार उस बिजली को खरीदेगी, तो आपका उस बिजली से कमाई भी होगी। तो इस योजना के बारे में उन्होंने बताया, ये भी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाइए और उसका आप लोग फॉर्म भर दीजिए। तो ये बात उन्होंने वहाँ पर कही। और हालांकि उत्तराखंड में ये योजना जो है ये पहले से चल रही है। ये मुझे याद जो आ रहा है, वो त्रिवेंद्र रावत सरकार के समय इस योजना को काफ़ी प्रोत्साहित किया गया था। और हम देखते हैं पहाड़ों में भी कई लोगों ने बड़े बड़े प्लांट्स इस तरीके के पहाड़ों में लगाए हुए हैं, सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, जिससे रोज़गार वो कर रहे हैं। तो ये बात उन्होंने इन टोटल कही। इसके अलावा हाँ, जो राज्य सरकार का, या यूँ कहें कि धामी सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मानस खंड, उसकी उन्होंने बात कही। उसका क्रेडिट लेते हुए उन्होंने कहा कि मानस खंड सर्किट हम शुरू कर रहे हैं। आदि कैलाश में अभी आया था, तो उसका क्रेडिट लेते हुए वो कहते हैं कि आदि कैलाश में आया और मेरे बाद जो है अब वहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। अब ये शोध का विषय हो सकता है संख्या पर, लेकिन उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, तो हम उसको यहाँ पर कोट कर रहे हैं कि लाखों लोग वहाँ पर उनके आने के बाद कैलाश मानस खंड, जो आदि कैलाश वाला जो इलाका है, वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। तो ये लब्बुलुआब उनका रहा। अब जो दूसरा सेगमेंट है उनके भाषण का, उसमें उनका जो फोकस है वो पूरा का पूरा कांग्रेस को कोसते हुए राष्ट्रवाद की तरफ झुक जाना, मतलब राष्ट्रवाद के मामले को सामने लेके आना। जो भी उनकी टीम थी, कैंपेनिंग टीम थी, जिसने भी भाषण लिखा, जो भी इनपुट्स उनको मिले, बहुत बारीक इनपुट्स उनको दिए गए थे। उनको पता था कि यहाँ पर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत, जो राष्ट्रभक्ति की जो भावना है उत्तराखंड में, और ख़ास तौर पे जिस जगह पर वो थे, रुद्रपुर, नैनीताल, उधम सिंह नगर जो सीट है, वहाँ के जो वोटर्स हैं उससे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, राष्ट्रभक्ति इन सब चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। और हाँ, ये एक चीज़ मैं मिस कर गया, वो ये था कि जैसे उन्होंने संबोधन किया, तो उसके बाद उनके पास ये भी इनपुट ज़रूर रहा होगा कि जिस इलाके में वो हैं, जो ये पूरा जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे बंगाली वोटर्स भी है, वहाँ पंजाबी वोटर्स हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। तो उनके देवताओं के नाम भी उन्होंने लिए। और इसी कड़ी में उन्होंने ये कहा इस समय कि देश के टुकड़े करने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से ज़िम्मेदार है, और उसको उन्होंने धार्मिक एंगल से जोड़ा है। उसको धार्मिक एंगल से इस तरीके से जोड़ा, उन्होंने बताया कि करतारपुर कॉरिडोर जो है, उन्होंने बताया गुरु गोविंद सिंह अपने गुरु के पास जाने में सिख समुदाय के लोगों को दिक्कत होती थी, उनके पास तो हमने कॉरिडोर खोला है। जनरल विपिन रावत का जिक्र उन्होंने किया है। हालांकि जनरल विपिन रावत का गांव पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट में है, लेकिन वहां पर उन्होंने जनरल विपिन रावत का जिक्र किया। पहले सीडीएस हमारे हर कोई जानता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है उन्होंने जनरल विपिन रावत का अपमान किया है। तो ये बताता है कि जो राष्ट्रभक्ति वाला जो एंगल है उनके भाषण में, जो उनको मालूम था कि जो वोटर्स है वो इस तरफ उनका झुकाव बहुत ज़्यादा रहता है। शहज़ादे करके एक बार फिर से उन्होंने संबोधित किया है राहुल गांधी को। राहुल गांधी का पिछले दिनों जो बयान आया था कि अगर भाजपा दोबारा से आती है तो आग लग जाएगी पूरे देश में, तो उनको बोला कि ये डिस्ट्रक्टिव पार्टी है, इनकी सोच डिस्ट्रक्टिव है, ये इस तरीके की बात कर रहे हैं। और उन्होंने एक शब्द और यूज़ किया है, शाही परिवार, कि शाही परिवार के शहज़ादे राहुल गांधी को संबोधित, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन शाही परिवार के शहज़ादे कहकर कांग्रेस को संबोधित किया। गांधी परिवार जो है कांग्रेस का, उसको संबोधित किया है। हालांकि राज परिवार से टिकट इस बार टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने ही दिया है, महारानी राज्य लक्ष्मी शाह को, वो राज परिवार से आती हैं। तो ये यहाँ पर इस बात का जिक्र करना भी बेहद ज़रूरी है। तो कुल मिला के इस तरीके का उनका रहा है। और फिर उन्होंने घेरा कांग्रेस सरकार को राष्ट्रभक्ति के मसले पे। एक उदाहरण उन्होंने तमिलनाडु का दिया। तमिलनाडु में कोई छोटा द्वीप है, उसकी जानकारी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक छोटा द्वीप है जिसे श्रीलंका को दे दिया है, कांग्रेस के समय दे दिया गया था, और वहाँ मछुआरे जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरीके की बात उन्होंने सामने रखी। हालांकि ये भी देखना होगा कि कितना कितना जो वोटर्स है, उत्तराखंड का जो वोटर है, कितना कनेक्ट कर पाएगा तमिलनाडु की इस बात से। इसके बाद वो, जैसे मैंने बताया कि करतार
करतार सिंह कॉरिडोर की उन्होंने बात की, राष्ट्रभक्ति के लिए तमिलनाडु की बात की, तो इसी कड़ी में उन्होंने सीएए को भी जोड़ दिया। तो वो जो धार्मिक एंगल है, धर्म वाला जो एंगल है, उसमें सीएए को जोड़ा है उन्होंने। सीएए को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि जो हिंदू भाई बहन हैं हमारे, जो माँ भारती यानी भारत के प्रति जिनका झुकाव है, उन लोगों को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको लाने के लिए जो है वो कांग्रेस ने इसका विरोध कर रही है, उन लोगों को अपने भारत की नागरिकता दिलाने के लिए। सीएए सबको मालूम है, आप सबको मालूम है, एक बड़ा आंदोलन हुआ है लंबे समय से, और अचानक से फिर सीएए का नोटिफिकेशन कई साल तक नहीं हुआ था, लेकिन फिर नोटिफिकेशन होता है, और वो एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से बीजेपी इसको यहाँ पे भी उठाया है उत्तराखंड में। तो उन्होंने पंजाबी वोटर, सिख वोटर्स सिख लोगों का जिक्र किया पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश का उन्होंने ज़िक्र किया। बांग्लादेश में जो आपको बता दूं कि जो सितारगंज इलाका है, ये संसदीय लोकसभा सीट जो है नैनीताल उधमसिंह नगर, उसका जो सितारगंज एक विधानसभा है, वहाँ पर शक्ति फार्म नाम की जगह है, जहाँ पे बांग्लादेश से आए हुए उस समय जो माइग्रेट हुए थे, जो रिफ्यूजीज़ थे, उनको वहाँ पर ज़मीन दी गई है। वहाँ बड़ी संख्या उनकी है। हालांकि मतलब ये जो विधानसभा है, वहाँ पर विधायक वही बनता है जो जिसे ये जो बंगाली समुदाय का जो वोटर है वो वोट करता है। तो यानी इनपुट्स जो हैं पूरी लोकसभा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बिल्कुल परफेक्ट है। हर उस मुद्दे को उन्होंने छुआ, हर उस कम्युनिटी को उन्होंने छुआ अपने भाषण में, जो कि महत्वपूर्ण है इस चुनाव के लिहाज से, वोटों के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है। तो सीए की बात करते हुए उन्होंने इन सब बातों का जिक्र किया कि भाई बंगाली जो समुदाय है, जो सिख समुदाय है, उन लोगों को लाने के सीए के ज़रिए हम लाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। हालांकि कानून बन गया, आप किसी ने रोका नहीं है सरकार को, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम लोग लाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस उसको रोक रही है। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही। तमिलनाडु का मैंने जैसे बता दिया आपको, राष्ट्रभक्ति के एंगल को छूते हुए उन्होंने उसको तमिलनाडु के मामले पर उन्होंने बात अपनी रखी है। तो ये तमाम हाइलाइट्स थे जो उन्होंने बातें कहीं। लेकिन सबसे अचरज वाली बात ये है कि कुछ प्रमुख मुद्दे ऐसे रहे जिन्हें ये सोचा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड आएंगे या फिर अपनी चुनावी रैलियों में उनको ज़रूर किसी भी जगह उनको ज़रूर संबोधित करेंगे, जो कि ऐसा लग रहा था अभी कुछ दिनों पहले तक बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है चुनावों में। लेकिन अपने रुद्रपुर के भाषण में उन्होंने इन तमाम मुद्दों का जिक्र नहीं किया। इसमें सबसे पहला मुद्दा था राम मंदिर का मुद्दा। जी हाँ, राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा। और बड़ी अचरज की बात है कि जब वो यहाँ आए तो यहाँ के जो स्थानीय देवता हैं, चाहे राजराजेश्वरी का नाम लिया, गोलजू देवता का नाम लिया, लेकिन उन्होंने जय श्री राम या राम का नाम क्यों नहीं लिया, ये समझ से परे। क्या समझ आ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जय श्री राम का मामला जो है उत्तराखंड में भुनाने लायक नहीं है। तो ये एक बात यहाँ पर थी। दूसरी बात, राम मंदिर का मुद्दा जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा जिस इलाके में वो खड़े थे वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा दंगा हल्द्वानी में हुआ। वनभूलपुरा का दंगा जो है हल्द्वानी में हुआ था कुछ ही महीने पहले। ऐसा लग रहा था कि वो आएंगे तो अपनी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उससे मैच करता हुआ वनभूलपुरा का दंगा था, तो उसको भुनाने की वो कोशिश करेंगे, उसका जिक्र ज़रूर करेंगे कि वनभूलपुरा में जो हुआ वो आपने देखा, और इस तरीके से वो बात करेंगे। और उसी के आलोक में अतिक्रमण की बात करेंगे, जो एक ड्राइव राज्य सरकार की तरफ से चलाई गई पूरे प्रदेश में, अतिक्रमण हटाओ। उसमें स्पेसिफिक फोकस किया गया कि मज़ारें हम हटा रहे हैं, जो अतिक्रमण करके सरकारी ज़मीन पे मज़ारें बनाई गई हैं उसको हम हटा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि इस बात का वो जिक्र करेंगे, लेकिन उसका जिक्र भी अपने भाषण में उन्होंने नहीं किया है। हाँ, एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट मुझसे छूटा है यहाँ पर, भ्रष्टाचार का उन्होंने ज़रूर जिक्र किया है यहाँ पे कि हम भ्रष्टाचार पर नकेल कसेंगे, भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसेंगे। और ये कहा उन्होंने कि भाई हम तो भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है भ्रष्टाचारियों को गले लगा रही है। ये बात उन्होंने अपने भाषण में कही। तो ये 3-4 मुद्दे थे जिनको उन्होंने छुआ, लेकिन जो छूट गए थे मैं वो आपको बता रहा हूँ। राम मंदिर मैंने बता दिया, वनभूलपुरा हल्द्वानी में जो दंगा हुआ कुछ ही महीनों पहले, और जिस जगह वो खड़े थे उससे महज कुछ किलोमीटर दूर वो इलाका है, तो उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया, यानी उसको भी बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने
नहीं माना और अतिक्रमण, उसी के आलोक में अतिक्रमण की वो बात कर सकते थे कि हमारी सरकार ने, या अतिक्रमण हटाया जा रहा है, मज़ारों को जिस तरीके से बनाया गया है सरकारी ज़मीनों में उसको हम हटा रहे हैं, उसका ज़िक्र उन्होंने नहीं किया है। इसी बात से मुझे लगता है कि विपक्ष ज़रूर चौंका होगा। और सबसे बड़ी बात है, राज्य सरकार ने, उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया। सरकार ने करोड़ों रुपए इस पे विज्ञापन पे खर्च किए हैं। राज्य सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में राज्य सरकार इसको प्रोजेक्ट कर रही थी। हम देख रहे थे कि खुद सीएम पुष्कर धामी इसको प्रोजेक्ट कर रहे थे, बार बार जा रहे थे प्रधानमंत्री के पास, बता रहे थे कि हमने यूसीसी यूसीसी यूसीसी, लेकिन यूसीसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं किया। तो इससे समझ में आता है कि जो मुद्दे, और क्यों नहीं किया उसके अलग अलग कारण जो समझ में आ रहे हैं। ये पहला हो सकता है कि ये जो मुद्दे हैं उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चुनाव में बहुत ज़्यादा असर नहीं करेंगे। जो यूसीसी के लिए तो मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ, जो कि मैं घूमा हूँ पूरे पहाड़ में, टिहरी और गढ़वाल की सीटों में और हरिद्वार के कुछ इलाकों में जब मैं घूमा हूँ, तो यूसीसी के बारे में जब हमने बात की तो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता यूसीसी के बारे में। यूसीसी क्या है, उससे ज़्यादा भू कानून का मसला गरमाया हुआ है पहाड़ों में। तो यूसीसी के बारे में कोई भी नहीं जानता। मतलब मैं अगर 10 लोगों से बात की होगी तो उसमें से एक आदमी ने शायद कहा हो कि हाँ यूसीसी के, और उसकी भी उसे पूरी जानकारी नहीं थी। तो ये यूसीसी गौण था उनके लिए, कोई मुद्दा ही नहीं था। और सबसे बड़ी, इन तमाम मुद्दों के को आप छोड़ भी दीजिए, मुझे सबसे बड़ी परेशानी ये हुई, या अचरज हुआ, या मैं बड़ा चकित हुआ इस बात को लेकर कि अपने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने लिया ही नहीं। वो जब लाभार्थियों की लिस्ट गिना रहे थे, लाभार्थियों की संख्या गिना रहे थे, जैसे मैंने बताया कि उज्ज्वला गैस हो गई, हर घर जल दिया हमने, इतने लोगों को ये करा, पक्के मकान दिए, उन्होंने शब्द यूज़ किया भाजपा सरकार। लेकिन उन्होंने एक बार भी अपने पूरे भाषण में, आधे घंटे से ज़्यादा का उनका भाषण था, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का नाम तक नहीं लिया। हम अभी देखते थे चुनावों से पहले जब पुष्कर सिंह धामी के प्रधानमंत्री के साथ पुष्कर सिंह धामी की फ़ोटो आती थी, तो फेसबुक पे जो फेसबुक वॉरियर्स हैं सरकार के, वो बड़ा लिखते थे कि आशीर्वाद दिया, मोदी का हाथ है पुष्कर सिंह धामी में, उस पीठ थपथपाई। लेकिन आज जब ज़रूरत थी सार्वजनिक मंच से, मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम तक नहीं लिया। ये बड़ी अचरज वाली बात है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। मानस खंड, जैसे मैंने आपको बताया, वो मानस खंड जो कॉन्सेप्ट है वो पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उनका कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। कुमाऊं में, ये कुमाऊं की धरती पर वो थे, कुमाऊं रीजन में वो थे, तो वहाँ से पुष्कर सिंह धामी आते हैं और उनकी पुरानी विधानसभा खटीमा उसी ज़िले में है। उन्होंने उसका नाम, लेकिन अपने मुख्यमंत्री की पीठ उन्होंने नहीं थपथपाई। आदि कैलाश का क्रेडिट वो लेते रहे, लेकिन जाने क्यों वो पुष्कर सिंह धामी का नाम उन्होंने नहीं लिया। एक और मसला जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिस पर बिल्कुल भी टच नहीं किया, जो किसान आंदोलन, इतना उग्र किसान आंदोलन चल रहा है, और उस इलाके में किसानों की संख्या और सिख किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। रुद्रपुर का जो ज़िला है उसमें, वहाँ पर जाकर आप अगर किसान आंदोलन का जिक्र नहीं कर रहे हैं या उससे बच रहे हैं, तो ये, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अचरज वाली बात थी। ऐसा ऐसा है, ऐसा कई बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी कई इश्यूज़ पे बचे हैं, लेकिन चूंकि वो ये कहते हैं कि मोदी का परिवार, अब मोदी के परिवार के लोग जब चुनाव में जा रहे हैं, अजय भट्ट जो कि उनकी टीम के हैं, उनके परिवार के हैं, वो भी लिखते हैं मोदी का परिवार, तो जब मोदी के परिवार के जो सदस्य हैं वो चुनाव में जा रहे हैं और उनको सामना करना पड़ेगा इन सवालों का, ऐसे में अगर जो परिवार का जो सबसे बड़ा है, जो लीडर है, जो गार्जियन है, वो इन कठिन सवालों को छोड़ देगा कि उनके परिवार के सदस्य उनको झेलते रहें, ऐसे सवालों को अगर परिवार का जो सबसे बड़ा गार्जियन है वो उसको छोड़ देगा, तो फिर कहीं मुश्किल वाली बात ये होती है। ये अपनी जिम्मेदारियों से को पीठ दिखाना भी होता है कि इन सवालों से आप जूझते रहिए, हमने जो बात कहनी थी वो तो कह दी। तो ये सवाल थे कुछ, कुछ अब जैसे भ्रष्टाचारी वाला मामला है, ये कितना इस समय आज के टाइम पे, जब सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो इस समय बीजेपी जिनको गले लगा रही, जिन पे कल तक कहती थी कि ये इतने करोड़ के भ्रष्टाचारी हैं, इतने करोड़ के भ्रष्टाचारी, जिसमें अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े नेता हैं, और अभी हाल में अभी सुनने में आ रहा है ईडी का छापा
जिन पे पड़ रहा है यहाँ उत्तराखंड में, एक बड़े नेता कांग्रेस के, उनके भाजपा में जाने की सुगबुगाहट है इस समय कि कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि शायद वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? और ये जो भ्रष्टाचारी वाली बात उन्होंने कही है, तो वो कितनी हज़म कर पाएगा यहाँ का उत्तराखंड का जो वोटर है, वो कुछ समझने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो साफ़ है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम नहीं लिया, मतलब वो आपके बगल में बैठे थे, वो कप्तान हैं इस प्रदेश के, आपकी जो टीम के एक बड़े महत्वपूर्ण पद पर हैं वो हैं, आपके परिवार के एक बड़े महत्वपूर्ण सदस्य हैं। आप अपनी रैली में पुष्कर सिंह धामी का नाम, मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसा क्यों है? अब ये तो नरेंद्र मोदी जाने। हालांकि उनके इन 10 साल के कार्यकाल में हमने सिर्फ मोदी का नाम सुना है, किसी मंत्री का भी नहीं सुना, ना किसी मुख्यमंत्री का नहीं सुना। तो शायद उसी परंपरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आगे बढ़ाया है। लेकिन नाम लिया जाना चाहिए था, उन सवालों का भी जवाब दिया जाना चाहिए था, जिससे मोदी के परिवार के जो सदस्य, जो प्रत्याशी हैं, जब फील्ड में जाएंगे उन सवालों से उनको जूझना पड़ेगा। उन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं दिए। ऐसा क्यों? ये तो नरेंद्र मोदी ही जाने। नमस्कार।